वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई संबी जैसी एक मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है बम्बई नएगी। उसी तरह एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसमें योगी बाबू ने लीडिंग रोल प्ले किया। जब गांव के कुछ लोग 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर देते हैं तो किस तरह से उस बच्चे को इंसाफ मिला, उसके बाप ने क्या किया, इसी बेसिस पर है इस मूवी की कहानी। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। योगी बाबू एज वेलू, उसकी पत्नी का नाम होता है कयल। इन दोनों की एक क्यूट सी बेटी होती है जिसका नाम होता है बम्बई नएगी। ये तीनों अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वेलू एक चाय की दुकान में काम करते रहता है और इसी से हमको ये बात पता चलती है कि वेलू की फैमिली कितनी गरीब है। इनके घर में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 500 रुपए होते हैं। वेलू की बेटी भी ये बात जानती है जिसकी वजह से वेलू से ज्यादा डिमांड नहीं करती। ये अपने पापा से बहुत प्यार करती रहती है। हर एक दिन बम्बई नएगी के स्कूल में कुछ फंक्शन होने की वजह से अपने फादर वेलू को स्कूल में बुलाती है कि भारत माता का गेटअप डालने वाली है ये, इसको देखने के लिए जरूर आना। लेकिन बेचारा वेलू अपनी चाय की दुकान में बहुत बिजी होने की वजह से वो स्कूल जा नहीं पाता। खैर रात में घर आने के बाद वेलू को यह बात पता चलती है कि इसकी बेटी इससे बात नहीं कर रही। बम्बई नएगी कहने लगती है, क्यों आप मुझे देखने के लिए स्कूल नहीं आए? मैं साड़ी पहनकर भारत माता का गेटअप डाला था और मैं उसी साड़ी से अपने घर आई ताकि आप मुझे देखो। इस तरह से यहाँ पर बाप बेटी के बीच बहुत ही क्यूट सी बातें चलने लगती है। वेलू अपने बेटी को देखकर बहुत प्राउड भी फील होने लगता है। खैर अब इसी गाँव में जीवा नाम का एक वेल एजुकेटेड पर्सन होता है। सारे गाँव वालों को ह्यूमन राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहता है। खैर वेलू का बड़े भाई का नाम होता है सेंदिल। सेंदिल पॉलिटिक्स में होने की वजह से अपनी इमेज खराब ना हो इसलिए सेंदिल हमेशा वेलू को दूर ही रखता है। लेकिन वेलू अपने भाई से बहुत प्यार करते रहता है। बेचारा वेलू हमेशा यही सोचने लगता है कि मेरा भाई शायद बहुत बिजी होगा। अब वेलू का फादर इसी बात से गुस्सा होता है कि वेलू का बड़ा भाई वेलू को हमेशा दूर ही रखता है। वेलू की कुछ भी हेल्प नहीं करता, चाहे वो फाइनेंशियली हो या तो फिर कुछ और तरीके से। इसीलिए वेलू का फादर हमेशा वेलू के ही सपोर्ट में रहता है, इसी से बात करता है। एक दिन संदिल की बेटी मैच्योर होने की वजह से सारे गाँव वालों को न्योता देता है। अब संदिल अपने छोटे भाई वेलू को भी बुलाने लगता है। तो उस दिन वेलू अपने काम पर परमिशन लेकर संदिल के घर आकर वहाँ पर कामकाज करने लगता है। वही खाना पकाना, लोगों को सर्व करना, चाय वगैरह देना। ये देखकर वहाँ के कुछ लोग वेलू को यही कहने लगते हैं, अरे यार तुम ये सारे काम क्यों करोगे, तुम्हारा भाई तुमको यूज कर रहा है। वेलू कहने लगता है, अरे ये मेरे घर का फंक्शन है, मैं नहीं तो और कौन करेगा। लोगों की बेइज्जती को वेलू पॉजिटिव वे में लेने लगता है। खैर फंक्शन वगैरह होने के बाद संदिल वेलू को भी थोड़े पैसे उसके जेब में रखने लगता है। वेलू मना करने लगता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी संदिल एक काम वाले की तरह वेलू को पैसे दे ही देता है। उसके बाद वेलू थोड़ा खाना पैक करके अपने फादर के पास लाता है ताकि रात में ये सारे लोग खा ले। वेलू का फादर मना करने लगता है कि वो झूठा खाना है, मैं नहीं छूंगा उसको, और वैसे भी तुम वहाँ पर जाकर काम करने की क्या जरूरत थी, वो तुमको दूर ही रखता है ना। वेलू कहने लगता है, अरे पापा दूर रखे तो रखे, मेरे भाई पॉलिटिक्स में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जब वो बड़ा आदमी बनेगा तो कभी ना कभी हमारे ही तो काम आएगा। वेलू का फादर कहने लगता है, हाँ तुम ऐसे ही वहम में रहो, जब तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आएगी देखते हैं तुम्हारा भाई कितना सपोर्टिव होता है तुम्हारे लिए। दूसरे दिन वेलू अपनी बेटी को पिकअप करने के लिए उसके स्कूल जाता है। तो उस वक्त वेलू की बेटी अपनी क्लास में कुछ इंग्लिश में बात करती रहती है। ये देखकर वेलू वहीं से ही तालियां बजाने लगता है, बहुत खुश होने लगता है। घर आते वक्त वेलू की बेटी वेलू से यही पूछने लगती है कि पापा आपने क्यों तालियां बजाई। वेलू कहने लगता है, अरे बेटा तुमने तो इंग्लिश में बात की, इसी तरह से और अच्छे से पढ़ाई करो। एक दिन इस गांव में कुछ फेस्टिवल वगैरह चलने लगता है, देवी माँ की पूजा वगैरह होने लगती है, सारे गाँव वाले जश्न मनाने लगते हैं। दूसरी जगह पर 3 लोगों को दिखाया जाता है जो जम के दारू पीते रहते हैं। तभी इन तीनों के पास बम्बई नएगी आने पर ये तीनों बम्बई नएगी को पानी लाने के लिए कहते हैं। अब गांव में आपको पता ही होगा सारे लोग जान पहचान के ही होते हैं, तो बम्बई नएगी इन लोगों के लिए पानी लाने लगती है। उसके बाद नशे की हालत में ये तीनों उस छोटी बच्ची का बलात्कार करने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ कयल वेलू से कहने लगती है कि कुछ टाइम से हमारी बेटी नजर नहीं आ रही है, आप जाकर देखकर आइए कि वो कहाँ पर है। तो उसी तरह से जब वेलू अपनी बेटी की तलाश करने लगता है तो किसी जगह पर वेलू अपनी आंखों के सामने ही अपनी बेटी का बलात्कार हुए देखने लगता है। चिल्लाते हुए जब वहाँ पर जाने पर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। उस वक्त बेचारी बम्बई नएगी बेहोश हो चुकी होती है। वेलू अपने बेटी को अपने घर लाकर यही बात अपने भाई से कहने लगता है। ये जानने के बाद सेंदिल वेलू से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी बेटी को अच्छे से हॉस्पिटल में ज्वाइन करवाएंगे, और उसी तरह बात बाहर ना पड़े इसलिए दूसरे लोगों से यही कहो
कि तुम्हारी बेटी को कुत्ते ने काटा। बाद में ये सारे लोग बोम्बा नायगी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने लगते हैं। बेचारा वेलू बहुत ही दुखी होने लगता है कि मेरी आंखों के सामने वो लोग मेरी बेटी का ऐसा हाल किया, मैं कुछ नहीं कर पाया। कयल वेलू से कहने लगती है कि वो जो कोई भी है हम उसको सजा देकर ही रहेंगे। दूसरे दिन जिन लोगों ने उस बच्ची का बलात्कार किया वो लोग अपने बड़े लोगों से इसकी बात बताने लगते हैं। तो एक बड़ा आदमी सेंदिल को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि तुम अपने भाई को समझाओ कि ये मामला यहीं पर दबा ले। मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ और तुमको भी। वेलू तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बात को अच्छी तरह से मानेगा। सो पैसों की लालच में सेंदिल वेलू और कयल के पास आकर कहने लगता है कि हमारी अच्छाई इसी में है कि हम इस बात को यहीं पर दबा दे, वरना गाँव में हमारी इज्जत नहीं रहेगी। और इसी तरह हम लोगों को बोम्बे नायगी के फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा ना। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनने के बाद वेलू शॉक में रह जाता है। उसको समझ में ही नहीं आता कि ये क्या बोले। वेलू ने यही सोचा था कि इसका भाई इसके सपोर्ट में रहेगा, उसको इंसाफ दिलाएगा। बाद में सेंदिल वेलू को कुछ पैसे देते हुए कहने लगता है कि तुम खुद अपनी चाय की दुकान खरीद लो और आगे से कोई मदद हो तो बिना हिचकिचाए मुझसे मदद मांगो। इस तरह से कहते हुए सेंदिल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वेलू और कयल अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इनकी बेटी आईसीयू रूम में होती है, बात ही नहीं कर पाते। वेलू बेचारा यही सोचकर दुखी होने लगता है कि गुनहगार मेरे आंखों के सामने होने के बावजूद भी मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं कर पा रहा। जब वेलू की बात जीवा को पता चलती है, वही वेल एजुकेटेड पर्सन वेलू से मुलाकात करके यही कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको इंसाफ दिलाऊंगा। जिन्होंने तुम्हारी बेटी का वो हाल किया मैं उन लोगों को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से जीवा वेलू के साथ पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेंट लिखवाने के लिए। पुलिस स्टेशन के पास बहुत वेट करने के बाद एक पुलिस वाला वेलू और जीवा के पास आकर कहने लगता है कि ये तुम्हारे गांव का मामला है, पंचायत बिठाकर तुम लोग ही सुलझा लो। जीवा इसका विरोध करने लगता है कि सर, देश के हर एक नागरिक का हक होता है कि वो कंप्लेंट लिखवाए और आपका फर्ज बनता है कि कंप्लेंट ले। आप पुलिस वाले ही ऐसे बोलोगे तो हम कहाँ पर जाए। लेकिन वो पुलिस वाला जीवा की बात को एक भी ना सुनते हुए उल्टा इन लोगों को डांट टपट कर वहाँ से भेज देता है बिना कंप्लेंट लिए। बेचारा वेलू बहुत दुखी होने लगता है कि पुलिस वाले भी इसकी सपोर्ट में नहीं है। अब ये कहाँ पर जाए, किससे मदद मांगे। जब ये बात उन लोगों को पता चलती है जिन लोगों ने उस बच्ची का बलात्कार किया, वो लोग और उनके रिश्तेदार वेलू के पास आकर उसको डराने धमकाने लगते हैं कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम हमारे खिलाफ ही पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए गए, और वैसे भी तुम्हारा भाई सेंदिल ने कहा था ना कि तुमको क्या करना है। यह सुनने के बाद तब जाके वेलू को सेंदिल के बारे में पता चलता है कि सेंदिल भी इन लोगों से मिला हुआ है। गुस्से में आकर फटाफट से अपने भाई के पास आकर इसने जो पैसे दिया था ना वो सारे पैसे इसके मुंह पे मारता है। कहने लगता है कि अब तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद मेरी बेटी को इंसाफ दिलवा लूंगा। उसके बाद जीवा एक लेडी लॉयर से मुलाकात करके वेलू के साथ जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। तो वो लॉयर कोर्ट में पिटीशन डालती है। सो कोर्ट में सुनवाई के टाइम वो लॉयर जज साहब से यही कहने लगती है कि वेलू की बेटी के साथ ऐसा हुआ। जब वेलू अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ के पुलिस वाले वेलू की कंप्लेंट नहीं ली। अब कोर्ट ही वेलू की बेटी को इंसाफ दिला पाएगा। वेलू के अपने भी इसको साथ नहीं दे रहे। सारी बात सुनने के बाद जज उस पुलिस वाले को बुलाकर यही पूछने लगता है, क्यों तुमने इस बंदे की कंप्लेंट नहीं ली। पुलिस वाला साहब झूठ कहने लगता है कि ये वेलू कौन है, मैं नहीं जानता, ये बंदा तो पुलिस स्टेशन आया ही नहीं कंप्लेंट देने के लिए। लॉयर जज साहब से और कुछ मोहलत मांगने लगती है। जज ये फैसला सुनाने लगता है कि पुलिस वाले फटाफट से वेलू की कंप्लेंट ले ले और हॉस्पिटल का खर्चा गवर्नमेंट ही उठाएगी। उसके बाद वेलू और कयल अपनी बेटी को देखने के लिए जाते हैं। वो बनाए की बेचारी बहुत ही मासूम तरीके से वेलू से पूछने लगती है कि पापा उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था, आखिरकार मुझे क्या हुआ था। अब वेलू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस छोटी बच्ची के सवालों का जवाब कैसे दें। खैर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब वापस अपने गांव जाते हैं तो गांव में कोई भी वेलू से बात ही नहीं करता। जैसा लगता है कि वेलू और उसकी बेटी ने कुछ गलत काम किया। सो वेलू अपने बेटी और बीवी को लेकर अपने ससुराल चला जाता है। वेलू की सास का घर समंदर के किनारे पर होता है। छोटी सी झोपड़ी में ये लोग अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। खैर दूसरे दिन दोबारा जब कोर्ट में सुनवाई आने पर लॉयर उन तीनों मुजरिमों को कटघरे में खड़ा करती है। जज इन तीनों से यही पूछने लगता है, क्या तुम लोगों ने उस बच्ची का बलात्कार किया उस रात। तो इन तीनों में से एक बंदा कबूल कर लेता है, बाकी दो कबूल नहीं करते। जज लॉयर से पूछने लगता है कि आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत है। तो वो लेडी लॉयर जज साहब से और कुछ मोहलत मांगने लगती है। कुछ दिनों बाद जब दोबारा कोर्ट में सुनवाई होने लगती है तो इस बार जज साहब डायरेक्टली बोम्बा नायगी को बुलाकर उन तीनों की फोटो दिखाते हुए पूछने लगते हैं, क्या इन्हीं तीनों ने तुम्हारे साथ वो हरकत की थी। तो वो बच्ची उस जज साहब को सारी बात बताने लगती है जो उस रात इसके साथ हुआ था।
अब पोक्सो एक्ट के नीचे वो जज इन तीनों को सजा देने लगता है। वो तीनों जेल चले जाते हैं। यह फैसला सुनने के बाद वेलू और कयल बहुत खुश होने लगते हैं कि इन लोगों को जस्टिस मिला। उसके बाद सीन 6 महीनों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर वेलू अपनी खुद की चाय की दुकान रन करते रहता है। बोम्मा नायगी भी रेगुलरली अपने स्कूल जाने लगती है। तभी वेलू को यह बात पता चलती है कि वो तीनों बेल पर बाहर आ चुके हैं। इन तीनों को बाहर देखकर वेलू शॉक में रह जाता है कि इतना मुश्किल से मैं जस्टिस के लिए लड़ा और ये तीनों 6 महीने के अंदर बाहर आ गए। जब वेलू यही बात जीवा से कहने लगता है तो जीवा कहने लगता है कि हम दोबारा लड़ेंगे, दोबारा हम कोर्ट का सहारा लेंगे। वेलू कहने लगता है दोबारा हमको स्टार्टिंग से लड़ना होगा, नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, दोबारा मैं कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकता। इस तरह से बेचारा हार मान लेता है। उसके बाद बेचारे वेलू को इसी बात का डर लगा रहता है कि शायद वो लोग दोबारा वेलू को नुकसान पहुंचाए, इसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे। एक दिन बोम्मा नायगी अपने स्कूल जाकर वापस अपने घर नहीं आती। वेलू कुछ लोगों के साथ फटाफट से पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगता है। वो पुलिस वाला वेलू को देखकर इसका मजाक उड़ाने लगता है। अरे रे, आप तो बड़े लोग हो, आप पहले पुलिस स्टेशन नहीं आते, पहले आप लोग कोर्ट जाते हो, बाद में पुलिस स्टेशन को आते हो। आज कैसे पहले पुलिस स्टेशन आ गए? पहले तुम लोग रात भर ढूंढो, अगर नहीं मिली तब जाके पुलिस स्टेशन आना, कंप्लेंट लिखवाना। तो सारे लोग मिलकर उस छोटी बच्ची को तलाश करने लगते हैं। तो फाइनली पता चलता है कि बोम्मा नायगी समंदर के किनारे में एक बोट में होती है। घर लाने के बाद बोम्मा नायगी वेलू से कहने लगती है, अरे पापा, आपने कहा था कि आप मुझे दोबारा देखने के लिए आओगे, क्यों नहीं आए? कयल और जीवा वेलू से यही पूछने लगते हैं, क्यों तुमने ही अपनी बेटी को छुपाकर पुलिस में कंप्लेंट दी? वेलू कहने लगता है कि मुझे हमेशा इसी बात का डर लगा रहता है कि वो तीनों दोबारा मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा ना करे, तो उन तीनों से डर के मारे मैंने अपनी बेटी को एक बोट में छुपा दिया। जीवा कहने लगता है, अरे भाई, तुम क्यों इतना डर रहे हो? गलती तुमने नहीं, उन लोगों ने की, डरना तो उनको चाहिए। वेलू कहने लगता है कि मैं सारे साइड से बेबस हूँ, ना मेरे पास पैसा है, ना मैं ऊंची जात का हूँ, मेरी सपोर्ट करने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। जीवा कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है वेलू भाई, आप फिक्र मत करो, मैं हायर ऑफिसर से बात करके इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल लूंगा। जब तक हम लोग डरते रहेंगे वो लोग हमको डराते रहेंगे, हम लोग उनका सामना करना होगा। अगर बहुत सारे पीड़ित लोग ऐसा सामना करेंगे तो कोई भी गुनाह करने से डरेगा। काफी सारे बड़े बड़े घर के लोग आगे आकर अपने हुए अत्याचार के बारे में नहीं बता पाते अपनी इज्जत को बचाने के लिए, लेकिन तुमने बहुत ही हिम्मत जुटाकर कोर्ट का सहारा लिया। तुम एक अच्छे बाप हो, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़े। उसके बाद बड़े ऑफिसर्स आकर वेलू की सपोर्ट करने लगते हैं। गांव वाले और संदिल को भी एहसास हो जाता है कि जो लोग गलत का साथ देते हैं वो लोग गलत ही होते हैं। इस तरह से गांव वाले मिलकर उन तीनों को दोबारा जेल भिजवा देते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।